नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा। बायजूस आईएएस की तरफ से एक अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो आईएएस हेतु भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसको आयोजित किया जाएगा 8 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके संबंध में लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उसे आप 7 अगस्त 2021 की सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं, जिसके बाद पंजीकरण बंद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टेस्ट है 8 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे और 7 अगस्त सुबह 10 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके संदर्भ में जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीन विकास और महिला वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में देने का प्रश्न, संघवाद और संस्कृतियों का टकराव, भारत और हड़ताल का अधिकार, एमपी लैड योजना, समग्र शिक्षा योजना और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसे आप जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों और महिला संबंधी मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह केंद्रित है कोरोना वैक्सीन विकास और महिला वैज्ञानिक पर। कोरोना वायरस के काल में एक तरफ तो हम दुनिया भर में इसकी महामारी को देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सामूहिक स्तर पर व्यक्तियों का वैक्सीनीकरण कार्यक्रम भी प्रारंभ होता देखा गया है। इसके संदर्भ में हम वैक्सीन से संबंधित नवीन खोजों को भी देख रहे हैं और विशेष रूप से कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन का विकास किया गया है वह दुनिया में वैक्सीन का विकास किए जाने के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी बीमारी के संदर्भ में इतनी तीव्रता से किसी वैक्सीन का विकास नहीं देखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन का विकास किए जाने के संदर्भ में अनेक महिला वैज्ञानिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो विज्ञान आदि के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को ही दर्शाता है। इसमें हमें कुछ उदाहरणों को याद रखना चाहिए, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सारा कैथरीन गिलबर्ट के द्वारा एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने के संदर्भ में भूमिका निभाई गई है, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भारत में ही के सुमंती के द्वारा भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन का निर्माण किए जाने के संदर्भ में भी भूमिका निभाई गई है। यानी भारत में जो हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं उन दोनों ही वैक्सीनों के संदर्भ में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा विश्व स्तर पर जो अन्य प्रकार की वैक्सीनों का विकास किया गया है उसमें भी कुछ महिलाओं का विशेष योगदान है, जो आपको याद रखना चाहिए। इसमें डच वायरस विज्ञानी हेनेक शुइटमेकर द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के विकास में भूमिका निभाई गई है और रूस की एलेना स्मोल्यारचुक के द्वारा स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण में भूमिका निभाई गई है। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी वैज्ञानिकों से अलग हटकर एक और महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक का योगदान कोरोना वैक्सीन के निर्माण में सर्वाधिक है, जिनके द्वारा फाइजर बायोटेक की mRNA वैक्सीन का निर्माण किए जाने के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इनका नाम है कैटलीन कैरिको, जो हंगरी मूल की अमेरिकी जैव रसायन विज्ञानी हैं, जिनके द्वारा न केवल कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भूमिका निभाई गई है, अपितु इन्होंने जिस तकनीक का विकास किया है वह आगे चलकर अन्य प्रकार की दवाइयों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस पूरे परिदृश्य में यदि हमें इस बात को समझना है कि कैटलीन कैरिको ने किस प्रकार से वैक्सीन का विकास किए जाने के संदर्भ में भूमिका निभाई है, तो हमें यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं टीकों की या वैक्सीन की तो वह किस प्रकार से काम करते हैं और कैटलीन कैरिको द्वारा जो mRNA वैक्सीन का निर्माण किया गया है वह किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टीके कैसे काम करते हैं। जब हम बात करते हैं टीकों की कार्यविधि की, तो टीके रोग पैदा करने वाले जीव जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित प्रोटीन को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर को प्रशिक्षित करके कार्य करते हैं, जिसमें जो पारंपरिक टीके आदि बनाए जाते हैं
वह पूरे रोग पैदा करने वाले जीव की छोटी या निष्क्रिय खुराक से बने होते हैं, या फिर उन्हें ऐसे प्रोटीन से भी निर्मित किया जाता है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तेजित करने के संदर्भ में पेश किए जाते हैं। इसको यदि हम अन्य तरीके से समझने का प्रयास करें तो एक टीके के माध्यम से कोशिश की जाती है कि जिस बीमारी के संदर्भ में हम टीके का निर्माण करने जा रहे हैं, पारंपरिक तौर पर यह किया जाता था कि उस जीव से संबंधित निष्क्रिय जीव या उससे संबंधित प्रोटीन को उस टीके में डाल दिया जाता था, और जब उस टीके को व्यक्तियों के शरीर में लगाया जाता था तो उस निष्क्रिय जीव का आगमन व्यक्ति के शरीर में हो जाता था। एक बार उस निष्क्रिय जीव का व्यक्ति के शरीर में आगमन के पश्चात उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया तंत्र का विकास होता था, और इस प्रकार से एक निष्क्रिय जीव के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण किए जाने के माध्यम से टीके कार्य करते थे। मुख्य रूप से जो हम पोलियो आदि के टीके देखते हैं वह इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसमें पोलियो वायरस के मृत जीव या निष्क्रिय खुराक का प्रयोग करके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा एक प्रतिक्रिया या फिर एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा यदि भविष्य में शरीर पोलियो आदि से ग्रस्त होता है तो उसके लिए पहले से ही शरीर में एंटीबॉडी बनी रहती है जो उस बीमारी से बेहतर ढंग से लड़ पाता है। अब यदि हम mRNA वैक्सीन की क्रिया प्रणाली को समझने का प्रयास करें तो इसके संदर्भ में हमें दो महत्वपूर्ण शब्दों को समझने का प्रयास करना होगा, जिसे हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं डीएनए की तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से मुख्य रूप से हम शरीर में आनुवांशिक जानकारी और प्रोटीन संश्लेषण के संदर्भ में निर्देशों को प्राप्त करते हैं, और इस रूप में डीएनए को किसी भी व्यक्ति की आनुवांशिक जानकारी को संदर्भित किए जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शरीर में जीव की अधिकांश कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्ति के जो आनुवांशिक जानकारियां होती हैं उनका स्थानांतरण किया जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि डीएनए में जो आनुवांशिक जानकारी होती है वह कूटबद्ध होती है, कोडिफाइड होती है, और इस कूटबद्ध जानकारी को कोशिकाओं तक एक सेल से दूसरे सेल में लाए जाने के संदर्भ में जिस महत्वपूर्ण प्रोटीन अथवा वृद्ध अणु की भूमिका होती है उसे हम आरएनए अथवा मैसेंजर आरएनए के रूप में जानते हैं। इस रूप में जब हम बात करते हैं आरएनए की तो वह है एक महत्वपूर्ण जैविक वृद्ध अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल है जो सभी जैविक कोशिकाओं में उपस्थित होता है और मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। यह डीएनए के निर्देशों के द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें जीवन के विकास एवं रक्षण के लिए आवश्यक आनुवांशिक निर्देश शामिल होते हैं। इस रूप में यदि हम देखें तो जब बात आती है डीएनए की तो वह हमारे शरीर में आनुवांशिक जानकारी को रखने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, और जब बात आती है आरएनए की तो वह शरीर में प्रोटीन को संश्लेषित किए जाने के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण जिस प्रकार से किया जाता है उसको किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आरएनए की भूमिका होती है जिसे हम एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के रूप में जानते हैं, जिसके द्वारा डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक जानकारी को कोशिकाओं तक पहुंचने के संदर्भ में एमआरएनए के द्वारा ही भूमिका निभाई जाती है। यानी एमआरएनए ही कोशिकाओं को ये बताता है कि किस प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण किया जाना है और यह इस रूप में एक महत्वपूर्ण संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। जब हम बात करते हैं एमआरएनए से संबंधित टीकों की तो यह इसी सिस्टम पर कार्य करते हैं जिसमें एमआरएनए टीकों के द्वारा शरीर को कुछ वायरल प्रोटीनों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसमें मैसेंजर आरएनए का ही उपयोग किया जाता है। इस रूप में जब हम बात करते हैं एमआरएनए कोविड-19 टीकों की तो आपको याद रखना है कि संक्रामक रोगों से बचाव करने के लिए एमआरएनए के टीके एक नए प्रकार के टीके हैं जो हमारी कोशिकाओं को ये सिखाते हैं कि प्रोटीन कैसे बनाया जाता है।
यह एक तरीके से हमारे शरीर के भीतर एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेंगे, यानी उसे उत्तेजित करेंगे। और इससे यह लाभ होता है कि अन्य टीकों के विपरीत, जिसके तहत किसी प्रकार के निष्क्रिय वायरस अथवा मृत वायरस का शरीर में प्रवेश कराया जाता है, mRNA टीकों के तहत इस प्रकार के वायरस का शरीर में प्रवेश ही नहीं होता, जिसके चलते mRNA कोविड-19 टीके कोविड-19 से बीमार होने के गंभीर परिणामों को जोखिम में डाले बिना ही सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। यानी हमें कोविड-19 का सामना भी नहीं करना पड़ता और हम इससे प्रतिरक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि कोविड-19 से संबंधित mRNA के टीके कैसे काम करते हैं, तो इसमें कोविड-19 mRNA के टीके हमारी कोशिकाओं को एक प्रकार का प्रोटीन, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन के नाम से जानते हैं, उसको बनाने का निर्देश देते हैं। आपको याद रखना है कि स्पाइक प्रोटीन वायरस की सतह पर पाया जाता है, जो कोविड-19 का कारण बनता है। इस प्रक्रिया को प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में सबसे पहले हमारे बाह की मांसपेशी में कोविड-19 mRNA का टीका दिया जाता है, और जब एक बार यह टीका यानी निर्देश मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है, तो ये कोशिकाएं प्रोटीन का टुकड़ा बनाने के लिए इनका उपयोग करती हैं। एक बार प्रोटीन का टुकड़ा बन जाने के बाद कोशिका निर्देशों को तोड़ देती है और उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेती है। एक बार जब इस प्रकार के प्रोटीन का टुकड़े का निर्माण हो जाता है, तो हमारी कोशिका प्रोटीन के इस टुकड़े को अपनी सतह पर प्रदर्शित करने लगती है। जब इस प्रकार के प्रोटीन के टुकड़े को कोशिका के द्वारा अपनी सतह पर प्रदर्शित किया जाता है, तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ये मानने लगती है कि ये प्रोटीन हमारे शरीर का भाग नहीं है और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इससे यह होता है कि हमारे शरीर में उस प्रोटीन टुकड़े के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है, जैसा कि कोविड-19 के खिलाफ प्राकृतिक संक्रमण में होता है। इस प्रकार प्रक्रिया के अंत में हमारा शरीर यह सीख जाता है कि भविष्य के संक्रमण से कैसे बचाव किया जाए, और सभी टीकों के विपरीत mRNA के टीकों का लाभ यह देखने को मिलता है कि जो अन्य टीकों से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, जिसके तहत हम कमजोर प्रकार के वायरस या फिर मृत वायरस को अपने शरीर में प्रविष्ट कराते हैं, उसके विपरीत mRNA प्रकार के टीकों में इस प्रकार के वायरस को शरीर में प्रविष्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हम इस तरीके से भी कोविड-19 से बीमार होने के गंभीर परिणामों का जोखिम उठाए बिना ही उससे प्रतिरक्षित हो जाते हैं। इसके संदर्भ में हमें कुछ और फैक्ट्स भी याद रखने चाहिए, जिसमें आपको याद रखना है कि चूंकि इसमें कोविड-19 के वायरस का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, इसी के चलते किसी भी प्रकार के mRNA प्रकार के टीके से कोविड-19 किसी व्यक्ति को हो नहीं सकता है। साथ ही साथ यह किसी भी तरीके से हमारे डीएनए को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि mRNA किसी भी कोशिका के केंद्रक में प्रवेश नहीं करता है जहां हमारा डीएनए रखा जाता है। निर्देशों का उपयोग होने के तुरंत बाद सेल यानी कोशिका टूट जाती है और उस प्रकार के मैसेंजर आरएनए से हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इस रूप में कोविड-19 के खिलाफ बनाए गए इस प्रकार के mRNA टीकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित टीकों के रूप में जाना जाता है। mRNA टीकों के महत्व को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि अन्य टीके जिस तरीके से हमें अधिग्रहित प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग बनाते हैं, उसके विपरीत mRNA प्रकार के टीकों में हम अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से भी कोविड-19 का सामना कर सकते हैं। इसमें हमें याद रखना होगा कि जब भी हम बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो यह दो प्रकार की होती है। इसमें जन्मजात सुरक्षा प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसके साथ हम पैदा हुए होते हैं, और अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जब हम रोग जनकों का संपर्क करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होती है। जो आमतौर पर सामान्य टीके काम करते हैं, वह इसी प्रकार की अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करने पर कार्य करते हैं, किंतु mRNA टीकों के माध्यम से हम जन्मजात प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ट्रिगर कर सकते हैं और इस रूप में इसे काफी महत्वपूर्ण टीके के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से कैरिको के द्वारा जिस तरीके का mRNA टीके बनाया गया है, वह निश्चित ही भविष्य में अन्य बीमारियों से बचाव करने के लिए भी हमें सहायता प्रदान करेगा। यही कारण है कि इस प्रकार के टीकों को
सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह संदर्भित है तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने के प्रश्न से। हाल ही में 8 राज्यों में फैले 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों के द्वारा अपने अपने कोर्सेज को क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ भारत में बीटेक जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम को संचालित करने वाली संस्था, जिसे हम AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के रूप में जानते हैं, उसके द्वारा भी पिछले साल प्रस्तुत की गई नवीन शिक्षा नीति के अनुपालन में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक के कार्यक्रम को संचालित किए जाने की बात कही गई है। इस प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन को जिस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाने का फैसला किया जा रहा है, वह निश्चित ही नवीन अवसरों को खोल सकता है, जिसके चलते अब हम बीटेक के कोर्सेज आदि को भी विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, पंजाबी और उड़िया भाषाओं में भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में पिछले साल नवीन शिक्षा नीति की भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत भी प्राथमिक शिक्षा से लेकर तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सों में भी मातृभाषा पर बल दिए जाने की बात कही गई थी। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के द्वारा भी एक सर्वे कराया गया था, जिसमें 83,000 विद्यार्थियों में से 44% विद्यार्थियों ने इसके पक्ष में बात कही थी। यही कारण है कि वर्तमान में AICTE के द्वारा तकनीकी क्षेत्र में मातृभाषा को काफी बल दिया जा रहा है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं और यूनेस्को आदि के द्वारा भी इस बात पर बल दिया गया है कि यदि बालकों को अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए तो वह अन्य की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से न केवल बच्चों में आत्मविश्वास और आत्म पहचान के बोध को वृद्धि मिलती है, साथ ही साथ वह विज्ञान के क्षेत्र में भी ज्यादा बेहतर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इस बात को भारत के अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के द्वारा भी मातृभाषा में विज्ञान को बढ़ावा दिए जाने का समर्थन किया जाता रहा है। हमें यह भी याद रखना होगा कि हम इसके अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को भी पाते हैं, जिसमें हमें ये उदाहरण ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से दक्षिण कोरिया में लगभग 70% विश्वविद्यालयों के द्वारा कोरियन लैंग्वेज, कोरियाई भाषा में ही शिक्षा दी जाती है, और इसी प्रकार से जापान, चीन, फ्रांस और जर्मनी भी विभिन्न प्रकार के तकनीकी और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कोर्सों को मातृभाषा में ही देने के लिए कार्य कर रहे हैं। कनाडा में भी विभिन्न प्रांतों में अंग्रेजी के साथ फ्रांसीसी भाषा को बढ़ावा दिया जाता रहा है, और इसके संदर्भ में भारत में भी प्रयासों को तब किया गया जब न केवल मातृभाषा में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सों को प्रारंभ करने की पहल की गई, अपितु इससे संबंधित पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कार्य करने की पहल की गई है। इसमें आपको AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और IIT मद्रास द्वारा प्रारंभ की गई पहल को याद करना होगा, जिनके द्वारा अनेक ऑनलाइन कोर्सों के पाठ्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की गई है। इसमें तमिल, हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती महत्वपूर्ण है, जो आगे चलकर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली बात हो सकती है। अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि हमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों द्वारा प्रयास किया जाए, जिसके तहत हमें यह नहीं समझना होगा कि हम केवल और केवल मातृभाषा को ही बढ़ावा दें, अपितु हमें मातृभाषा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाने वाली भाषा को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। और इस तरीके का मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का दृष्टिकोण निश्चित ही तकनीकी क्षेत्र में भी अंग्रेजी भाषा के साथ ही क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा देने के लिए काफी सकारात्मकता से कार्य कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और IR दोनों से ही है। यह केंद्रित है संघवाद और संस्कृतियों के टकराव से। राजनीतिक स्तर पर हम भारत के साथ ही दुनिया के अनेक देशों में संघवाद के उदाहरण को देखते हैं, जिसमें केवल देश ही नहीं अपितु संगठन भी संघवादी ढांचे पर कार्य करते हैं।
इसमें हम भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड के साथ ही यूरोपियन यूनियन का भी उदाहरण दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं संघवाद की, तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से केंद्र और उसके राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, जिसके तहत शक्ति वितरण के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सहमति के आधार पर निर्णय किए जाने की बात कही जाती है। हालांकि इस प्रकार के सहमति मूलक निर्णय प्रणाली के बावजूद समय समय पर इसमें कुछ विवाद भी देखे जाते रहे हैं, जो आपको याद रखना होगा। इसमें हाल ही में यूरोपियन यूनियन में समलैंगिक विवाह को लेकर बनाए गए कानून को लेकर हंगरी और पोलैंड का विरोध जिस प्रकार से देखा जा रहा है, वह इसी प्रकार के उदाहरण को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि हंगरी और पोलैंड यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाए गए समलैंगिक विवाह को सहमति देने वाले कानूनों का विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारे देश की संस्कृति इस प्रकार की इजाजत नहीं देती है, तो इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते यूरोपियन यूनियन की एकता पर भी समय समय पर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं, जिसके तहत इस बात को बल दिया जाता रहा है कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दों के लिए कार्य कर रहा हो, लेकिन उसकी आंतरिक स्तर पर ही स्थिति काफी अच्छी नहीं है, जिसके चलते उसके संघवादी प्रकार के ढांचे में समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। इसी प्रकार के उदाहरण को हम भारत में भी देख सकते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य इस प्रकार के विवाद समय समय पर देखे जाते रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने का प्रश्न हो या फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रश्न हो, इन पर हम मतभेद को देखते हैं और अन्य प्रकार के विवादों को भी देखते रहते हैं। इन सारे विवादों को समझते हुए ही हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है और विशेष रूप से 2015 और उसके बाद से जिस तरीके से नीति आयोग के द्वारा सहकारी संघवाद के ढांचे पर कार्य करने की बात कही गई है, उसको भारत में लागू किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इसके लिए भारत में सहकारी संघवाद की भावना पर आगे बढ़ने हेतु राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। तभी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही एक समान लक्ष्य यानी संवैधानिक आदर्श के रूप में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं और हमें इस संदर्भ में यूरोपियन यूनियन आदि देशों से सीख लेते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है भारत और हड़ताल के अधिकार से। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा संसद में आवश्यक रक्षा सेवाएं बिल 2021 प्रस्तुत किया गया और इसके माध्यम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कार्य करने वाले कर्मियों को हड़ताल पर जाने से रोक दिया गया है। इससे पहले भी सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से हड़तालों को अवैध बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के माध्यम से सरकारी कर्मियों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके संदर्भ में हमें कुछ और भी प्रावधानों को याद रखना चाहिए, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 33 यानी 33 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार संसद कानून बनाकर सैन्य बलों के सदस्यों से संबंधित मूल अधिकारों को सार्वजनिक व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उनके मूल अधिकारों में कटौती किए जाने का प्रस्ताव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिल्ली पुलिस बनाम भारत संघवाद 1986 में इस बात को स्थापित किया गया है कि भारत में जो संघ या एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, वह संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार मूल अधिकारों की स्वतंत्रता का भाग भले ही हो, किंतु इस प्रकार के संघों को मान्यता दिए जाने का प्रश्न मूल अधिकार का भाग नहीं है और संसद यदि चाहे तो इसके संदर्भ में कानून बनाकर सरकारी कर्मचारियों के संघ बनाने के अधिकार और हड़ताल आदि के अधिकार को विनियमित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार वाद 2003 में भी इस बात को निर्धारित किया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का नैतिक अथवा समता मूलक तर्क भी नहीं दिया जाता है और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मियों के हड़ताल पर ना जाने का संदेश दिया है, जिसके तहत उनके द्वारा यह कहा गया कि पुलिस बल आदि की सेवाओं को आवश्यक सेवा माना जाता है और यदि इनको किसी प्रकार की शिकायत होती है तो वे इसे दूसरे प्रकार से सुलझा सकते हैं, किंतु उन्हें हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत में अनुच्छेद 19
1A के तहत हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है और संसद आदि कानून के माध्यम से इनको विनियमित कर सकती हैं और समय समय पर सरकारों ने हड़तालों को रोके जाने के संदर्भ में प्रावधानों को भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है एमपी लेड योजना पर। हाल ही में एमपी लेड योजना काफी चर्चा में रही है क्योंकि भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष की स्थिति में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे हम एमपी लेड स्कीम कहते हैं, इसको 2 साल यानी 2020 और 2021 के लिए निलंबित कर दिया है और इन फंडों को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इस प्रकार से सरकार एमपी लेड स्कीम के माध्यम से लगभग 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि एमपी लेड स्कीम पर हाल ही में संसदीय पैनल की एक नवीन रिपोर्ट आई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से 2020-21 के काल में एमपी लेड स्कीम प्रोजेक्ट को पूर्ण किए जाने के संदर्भ में आवंटित किए गए धन का 50% खर्च ही नहीं हो पाया और वह लैप्स हो गया है। इसके संदर्भ में सांख्यिकी मंत्रालय ने इस तर्क को दिया है कि किस प्रकार से एमपी लेड स्कीम के तहत आवंटित किए गए धन को वित्तीय वर्ष पूर्ण होने से मात्र 1 सप्ताह पहले ही उन्हें दिया गया, जिसके चलते वह उसे पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाए हैं। स्कीम के तहत चल रहे पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए व्यय विभाग के द्वारा लगभग 2,200 करोड़ रुपए दिए गए, किंतु इन्हें दिया गया मार्च के अंतिम सप्ताह में, जबकि 31 मार्च वित्तीय वर्ष पूर्ण होने की अवधि थी। यही कारण था कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही दिए गए 2,000 करोड़ रुपए में से मात्र 1,075 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए और शेष 1,092 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, जिससे एमपी लेड स्कीम प्रोजेक्ट अधूरे ही रह गए हैं। अब इसके संदर्भ में यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि एमपी लेड योजना क्या है, तो यह मुख्य रूप से 1993 में तैयार की गई एक योजना थी ताकि संसद सदस्य यानी सांसद स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश कर सके। इसके माध्यम से विविध प्रकार के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में विविध प्रकार के विकास कार्यों को करते हैं, जिसमें पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि का निर्माण किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रारंभ में योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी। अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और इस योजना के तहत हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की शक्ति दी जाती है। एमपी लेड के समान ही कई राज्यों ने भी विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमएलए लेड स्कीम बनाई है, जहां पे विधायकों को धन दिया जाता है। इसके तहत जो विविध प्रकार के दिशा निर्देश बनाए गए हैं, उसमें आपको याद रखना है कि एमपी लेड फंड का प्रयोग अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं में भी किया जा सकता है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान जैसी योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट स्कीम यानी सरकारी योजनाओं से है। इसमें हम बात करेंगे समग्र शिक्षा योजना की। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा संशोधित केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को 5 साल की अवधि के लिए यानी 2020-21 से 2025-26 तक के लिए लगभग 2.94 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी गई है। इस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा स्कीम को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। इसमें कुछ नवीन पहलुओं को प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा, मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान और भाषाई कौशल काफी महत्वपूर्ण है। यह उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ देश भर में लगभग 12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को प्राप्त होगा। साथ ही साथ इसका लाभ 15 करोड़ विद्यार्थियों के साथ ही 57 लाख शिक्षकों को भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सहायता को ऑनलाइन भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत उनको यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और परिवहन पर खर्च करने से संबंधित सहायता राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि हम बात करें समग्र शिक्षा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे
बारे में, तो यह है स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक की स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो पहले से चल रही 3 महत्वपूर्ण योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा अभियान की 3 योजनाओं को समाहित करता है। इसके माध्यम से न केवल हम बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, साथ ही साथ हम इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास सूचकांक के लक्ष्य 4 की भी पूर्ति करना चाहते हैं। यह योजना स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की निरंतरता के रूप में मानती है और इसका मुख्य जोर 2 प्रकार के टीज पर है, जिसमें टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधारों को लाया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह संदर्भित है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट-इन पर। हाल ही में सरकार के द्वारा साइबर हमलों के संदर्भ में लोकसभा में जानकारी दी गई है और इस बात को स्थापित किया गया है कि सर्ट-इन के द्वारा 2021 के पहले 6 महीनों में ही 6 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का सामना किया गया है। इसमें 12,000 का संबंध सरकारी संस्थाओं से है और भारत में होने वाले इस प्रकार के साइबर हमलों का संबंध अनेक देशों से है, जिसमें अल्जीरिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के हमलों के संदर्भ में जिस एक महत्वपूर्ण संस्था का सबसे ज्यादा योगदान है, उसे हम सर्ट-इन के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं सर्ट-इन की, तो इसका पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया और यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, जो कंप्यूटर सुरक्षा की घटनाओं के होने पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना जनवरी 2004 में की गई थी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत। इसका मुख्य कार्य भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक सुरक्षा चेतावनी और प्रभावी घटना प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इसके लिए एक नेशनल वॉच एंड अलर्ट सिस्टम काम करता है, जिसके तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की 24/7 टीम काम करती है और देश में साइबर स्पेस को स्कैन करती रहती है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत सर्ट-इन को और अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जिसमें साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करना, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करना, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय लाना और साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वयन करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा यह सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा निर्देश, सलाह, सुभेद्यता नोट और श्वेत पत्र आदि को भी समय समय पर जारी करती है, ताकि हमारे देश में साइबर हमलों के साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर भी राष्ट्र के सभी नागरिकों को जागरूक किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर mRNA वैक्सीन के विकास और क्रियाविधि को समझाते हुए कोरोना वैक्सीन के निर्माण में महिला वैज्ञानिकों के योगदान को स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सों में स्थानीय भाषा का प्रश्न एक ऐसा मुद्दा है जिसे और विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कोरोना वैक्सीन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप mRNA वैक्सीन के विकास और क्रियाविधि की व्याख्या करेंगे और कोरोना वैक्सीन के निर्माण में कुछ प्रमुख महिला वैज्ञानिकों के योगदान की भी चर्चा करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ सुझावों की चर्चा करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप तकनीकी क्षेत्र में मातृभाषा के मुद्दे का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप तकनीकी क्षेत्र में मातृभाषा में कोर्सों के विस्तार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देंगे और इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। फिर आप इसमें कुछ उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।